प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? कोई जवाब नहीं है उनके पास। क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? That's तो हार्ट ब्रेकिंग यार। 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। वो क्या बात है, तेरी भी जली ना। रियलिटी चेक मंदिर का प्रगति की थम गई चाल, 10 साल देश का बुरा हाल। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं, लोकसभा के मेंबर जो हैं, वो गोदी मीडिया की घनघोर बेइज्जती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे एक्सपीरियंस करना हमारा हक बनता है, क्योंकि किसी में तो इतनी ताकत है आखिरकार कि मोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा के, चित्थड़े उड़ा के रखते। गोदी मीडिया के दलाल एंकर्स की नजरें झुक गई, ऐसा मंजर यादव जी ने क्रिएट कर दिया। और उत्तर प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो योगी जी का नाम आ जाता है, और फिर उनकी एक अलग ही तरीके की इमेज बनाई गई है इसी मीडिया के जरिए कि उन्होंने ना जाने कितने बुलडोजर्स चलाए हैं, उन्होंने लाइन पे ला दिया। गुंडों को ही नहीं बल्कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी। लानत है इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाली बिकी हुई मीडिया पर। खैर, हम यहाँ पर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और उन लोगों को एक स्पेशल पैगाम मैं देना चाहती हूँ जो मुझे, रवीश कुमार जी को या प्रज्ञा जी को या साक्षी जी को कहते हैं कि 4 जून को तुम दिखोगे भी नहीं। उनको तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसना चाहिए खुद पर, क्योंकि उन्हीं की गलतियों की वजह से मोदी जी पावर में आ जाएंगे वापस। और इंडिया अलायंस अगर जीत गई तो ये लोग रोते हुए दिखाई देंगे, बल्कि असलियत यही है कि भला इन्हीं का होगा। मामला है गौरीशंकर टेम्पल में जब मैं गया, वहाँ के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण थे वो सब मना कर रहे थे कि मत धोइए, इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप। वहाँ के जो पुजारी हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने मेरी पूजा कराई थी। जब भी मैं गया हूँ मंदिर में, उन पुजारी से मैं मिला हूँ, वो ब्राह्मण बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी मना कर रहे थे कि मत मंदिर को धोइए, लेकिन बीजेपी के लोग मेरे जाने के बाद मंदिर धो रहे थे। और ये बीजेपी की मानसिकता कोई हम लोगों ने पहली बार नहीं देखी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने इसी तरीके से धोया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है। इतना धोएगी वोटों से, इतना धोएगी वोटों से। और देखिए कन्नौज में क्या धुलाई हुई है उनकी वोटों से। वो कह रहे पुलिस हमसे मिली हुई है। बताइए, जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस समाजवादियों से मिली हुई है। इन बीजेपी वालों को अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी काम करे, अगर निष्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं विपक्ष से मिला हुआ है। सोचिए, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी लोगों की। इससे घटिया मानसिकता और किसी की नहीं हो सकती। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाके, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें जा करके। रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे, फिर क्या करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। अब ऐसे, अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। क्या आप कन्नौज सीट छोड़ के मैंने चले सुना है कि पान में भी नशा होता है क्या? मैं अभी तक तो ये सुना हूं साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं। वो पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे हम लोग कन्नौज में। वो भी सोचिए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया हो कन्नौज को, मेडिकल कॉलेज दिया हो, पैरामेडिकल दिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हो, देश में पहली बार परफ्यूम के लिए परफ्यूमरी इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स स्टार्ट किया हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का दिया हो, परफ्यूम म्यूजियम, परफ्यूम पार्क बनाया हो। वो टूरिज्म के लिए आए हैं। और जिस व्यक्ति ने एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई जिस व्यक्ति ने, सोचिए आप। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो।
अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी, 3 नंबर कम हो गए। क्या नामांकन से पहले आपकी राहुल गांधी जी से कोई बात हुई थी कि वो अमेठी से नहीं अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? कोई चर्चा नहीं, हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बात कुछ हुई है, वो हम और आप यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है कि अमेठी और रायबरेली में बगैर सपा के सपोर्ट के गांधी परिवार कभी चुनाव नहीं जीत सकता? समाजवादी पार्टी का संगठन है वहाँ, और आज से संगठन नहीं है उन लोकसभाओं में, बहुत पुराना समाजवादी पार्टी का संगठन रहा है। जब विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो अक्सर वहाँ ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, दोनों क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं, कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं और संगठन समाजवादी पार्टी का है। इस बार आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का संगठन और वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के भेज रहे हैं, दोनों लोकसभा। क्या आपकी निजी राय है कि राहुल जी को अमेठी छोड़ना चाहिए था? देखिए, ये उनका विचार है, वो किस तरीके से कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है, और फैसला ऐसा है कि रायबरेली से भी जीत होगी और अमेठी से भी जीत होगी। ये रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है। अभी आपने चुनाव नहीं देखा 24 का और 22 का, 22 से पहले वाला, हर एक को मुख्यमंत्री बना रहे थे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सोचिए आप, 10 गिनती के मुख्यमंत्री। और आपके यहाँ जिनकी बात करें तो वो स्टूल वाले मंत्री थे, क्या था? तो सोचिए कितने मुख्यमंत्रियों को बनाया था, उन्होंने सपना दिखाया था। तो ये तो हमारा है, कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तय प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद होगा, लोकसभा के जो सांसद जीत करके आएंगे, जिस दल के पास बहुमत होगा, जो व्यक्ति बहुमत ले लेगा वही होगा देश का प्रधानमंत्री। रामगोपाल जी यहाँ पर थे, मैंने उनसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा और उन्होंने बोल दिया कि मेरे मन की बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। तो मैंने आपसे क्या गलत कहा? और आपने भी गलत सवाल नहीं किया। रायबरेली के लोग चाहते हैं राहुल जी, कन्नौज के लोग हमें, और हो सकता है बंगाल में ममता जी को, तो क्या खराब बात है? और फिर बीजेपी में तो अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि 75 साल वाले रिटायर हो जाएंगे, नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा? उसके लिए जनता कभी भी वोट नहीं दे सकती। तो आप अरविंद केजरीवाल की इस बात से सहमत हैं कि? मैं तो सुन रहा हूँ भाई, राजनीति के बाजार में जो बातें आ रही हैं सुन लेते हैं, हम भी उसको आगे बढ़ा देते हैं। नहीं तो आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, लग तो रहा ही है, क्योंकि रूल अगर बना है और रूल बनाया गया है तो मैं सोचता सब फॉलो करेंगे उस रूल को। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब ये तो रूल और जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने भी सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी ने रूल बनाया कि नहीं बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने बनाए हुए रूल को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिखाई तो यही दे रहा है, आसपास के कई मुख्यमंत्री हट गए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ जाता? ये कांग्रेस का अपना फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूँ। हमारी कोई राय नहीं है, हम तो अपने घर परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं सबको। अमेठी सीट की बड़ी चर्चा है, वहां पर केएल शर्मा उम्मीदवार है और वहां पर भी आपकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए, ऐसा है, बीजेपी की हार इसी में हो गई कि जिस प्रजापति को इन्होंने जेल भेजा झूठे मुकदमे लगा के और हमारी पार्टी को बदनाम किया,
मैं आज आपके सामने और आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रजापति को झूठा फंसाया गया। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, किसी को फंसा दें, अभी ऐसो भेज दें, हम और आप बंद हो जाए जेल में, क्या कर लोगे हम और आप? हाँ, ऐसा काम करते हैं वो लोग। प्रजापति को झूठा फंसाया और प्रजापति का नाम लेकर के आपके हर चैनल पे स्टोरीज होंगी आर्काइव में, सब स्टोरीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, आपका नेटवर्क 18 हो, इंडिया टीवी हो, देश के जितने भी चैनल हो, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं। आज मुंह बंद क्यों हो गया उनका? कि जब प्रजापति के परिवार को बीजेपी ने अपने साथ रख लिया, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इसलिए एक बेईमान विधायक हमारा, सुनने में आया है पहले कांग्रेस से भी पैसा लिया, हालांकि आरोप मैं क्यों लगाऊं, लेकिन ऐसा है षड्यंत्रकारी विधायक जो हमें भी छोड़ के चला गया। उसको क्या लालच दिया होगा, सोचिए आप। तो इसी से लगता है कि बीजेपी हारी हुई है। और एक हमारे बगल में पीछे बैठता था विधायक, उस समय समय पे आरएसएस की सूचना देता था मुझे, तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है। और सोचो मेरे पीछे बैठे बैठे बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता होगा कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। आप बताइए, प्रजापति के परिवार को बदनाम किया कि नहीं किया? आप भी जिस चैनल में रहे होंगे, हो सकता है आपने भी स्टोरी की हो प्रजापति के खिलाफ। मैं देखूंगा आर्काइव में, ढूंढूंगा आपके नाम से। आप और एक विधायक हमारा तोड़ लिया। अब क्या लालच दिया होगा मुझे ही नहीं पता, लालच देकर के तोड़ लिया उसको। तो सोचो कितनी घबराई हुई बीजेपी अमेठी से। तो आप सोचिए, घबराए हुए वो लोग। ये घबराहट है या कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस प्रजापति को गाली दे रहे थे आप, हमें बदनाम कर रहे थे, जेल भेज दिया जिसको झूठे मुकदमे में लगा के, ये कोई स्ट्रैटेजी है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे इंदौर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वो नॉमिनेशन से एक जो अलायंस है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज तो कमाल कर दी, पहले चरण से ही दिखाई देती, या ये जो दूसरे या तीसरे चरण के बाद दिखाई दे रहा है, अगर ये पहले चरण से होता तो आपको लगता नहीं कुछ फर्क पड़ जाता? ये तो क्योंकि समय होता है, और कब समय पे हो जाए चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं गठबंधन में, तो गठबंधन बनाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो गठबंधन बन गया, उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए। तो अब प्रेस हो रही तो क्या खराब हो रही है? आजकल तो डिजिटल जमाना है, जो कहोगे तुरंत बात पहुंचेगी हर एक के पास। तो हमें अपनी बात ही तो रखनी है, पहुंचाना ही तो है। हम एक हफ्ते पहले पहुंचाते, आज पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए हमें लगा बीच में कि राशन में गरीबों को बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल खाने को दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज पता नहीं कितना खराब, कोई क्वालिटी नहीं है उसकी, वो दे रहे हैं राशन। तो आज हम लोगों ने तय कर लिया कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करके गरीबों को देंगे। और न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी, बल्कि आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। तो आज लगा कि हमें आटा और डाटा फ्री देना चाहिए, क्योंकि इधर गरीब और जो हमारे गांव में रह रहे हैं वो पैकेट का आटा नहीं खरीद सकते, लेकिन संपन्न लोग हैं वो सब पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। वो स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के भी दे रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गरीब को भी उसी तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा मिले। और जब दुनिया के बहुत बड़े कंप्यूटर के कारोबारी और जो बिल के वो आए थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो यही बात उठी थी वहां पर कि डिजिटल डिवाइड खत्म होना चाहिए। तो डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए हम लोग डेटा फ्री दे रहे हैं। गरीब को भी कम से कम बराबर का हक हो, टेक्नोलॉजी में वो बराबर से हिस्सेदार बने, क्योंकि डेटा मिलने से बहुत सी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो हमें लगा कि अभी हमें बोलना चाहिए, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। तो क्या जल्दी क्या लेट, अब 40 सीटें बची हुई हैं, 40 सीटों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंडिया गठबंधन का। अखिलेश जी, राजनीतिक पंडित जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं आप चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं उससे डैमेज हो जाता है। चुनाव में तो चलता है, और
आप देखो बीजेपी के लोगों की सबकी भाषा जाने कैसी भाषा हो गई है, खत्म हो जैसे हार रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग। उनके भाषा देखिए आप, एक भी नेता उनका पेपर लीक पर नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ा इश्यू है नौजवानों का पेपर लीक। वाह भाई वाह। जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। गजब गजब। और ये जानबूझ करके बीजेपी ने कराया जिससे उन्हें नौकरी न देना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, देश के सब उद्योगपतियां आए, डिफेंस एक्सपो हुआ यहां पर, बड़े बड़े एमओयू हुए यहां पर, G20 के सबसे ज्यादा आयोजन यूपी में हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से इतने रोजगार मिले हैं। अगर एक भी उनके मंत्री ने ये बताया हो कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिल गया, आज तक नहीं बता रहे हैं। उनके भाषण देख लीजिए, वही पुरानी कहानी और वही घिसे पड़े डायलॉग जो कोई सुनना नहीं चाहता, और वही नफरत की राजनीति, वही उनका अपना कोशिश है कि नेगेटिव नैरेटिव के बारे में बात हो, वही नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन आपने पेपर लीक का जिक्र किया, ये तो अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ था। हमें क्या मतलब है राजस्थान से? हमें मतलब ये है कि यहाँ के लोहिया इंस्टीट्यूट में और आपके पीजीआई में और तमाम में राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा नौकरी पा गए। ये कैसे हो गया बताइए? आप इसका जवाब हो आपके पास बता दो, या बीजेपी के पास जवाब हो तो बता दें। यहां लोहिया इंस्टीट्यूट, तमाम मेडिकल कॉलेज में और सैफई में सब राजस्थान के बच्चे हो गए। हम इसे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ही कोचिंग के इतने बच्चे कैसे नौकरी पा गए? आप लिस्ट मंगवा लीजिए लोहिया इंस्टीट्यूट की, आप लिस्ट मंगवाइए सैफई मेडिकल कॉलेज की, यह आपको नहीं पता होगा। आपने अभी नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, ये मेरा संकल्प है। ये तो बीजेपी वालों को किसी को नहीं बोलना चाहिए बात। गलती से भी नहीं कहनी चाहिए। बहुत सही। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। हो अब मैं जाएगा। कुछ नहीं कह सकता, बस चुप ही रह सकता हूं मैं बस। ये आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आई तो रिजर्वेशन चला जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? ये सच्चाई है कि संविधान बदलने के लिए ही ये 400 सीटें मांग रहे हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी, और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आप मान लीजिए पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसमें हजारों पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती। आज बताइए प्राइवेटाइज हो गया, क्या उसमें आरक्षण है? जो बैंकें हैं, जो डुबा दी बैंकें इन्होंने, इलाहाबाद बैंक इकलौती बैंक थी यूपी की, वो भी मर्ज कर दी। पता नहीं कौन सा नाम हो गया उसका। और बहुत सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी